हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्रेज। तो आज बड़े दिनों बाद आए वीडियो बना रहे हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज हम क्लास 12 मैथ्स का वेक्टर अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 10। बहुत ही आसान चैप्टर है और ये बहुत जल्दी भी खत्म हो जाएगा हमारा, ठीक है। और ये सबसे ज़्यादा मार्क्स का भी आता है, यानी कि पूरे 10 मार्क्स का ये चैप्टर अकेला है। सबसे ज़्यादा मार्क्स भी यही कंटेन करता है। तो इसको पढ़ते हैं। अभी सबसे पहले क्या होता है वेक्टर, वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे कि वेक्टर क्या क्या होता है, ठीक है। तो मगर मैं सबसे पहले डेफिनेशंस की बात करूं कि डेफिनेशंस अगर मैं समझाने की कोशिश करूं क्या होता है वेक्टर, तो देखो क्या होता है। दोज क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर्स। देखो किसका मतलब क्या है, यहाँ पर समझाता हूँ ना आपको। यहाँ डेफिनेशन समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा डेफिनेशन तो बता दिया मैंने, बट थोड़ा साइकोलॉजिकली बताऊँ तो थोड़ा ज़्यादा सही रहेगा। जैसे कि देखो, मानो कि एक बंदा समझो, ठीक है, ये अपनी पोजीशन इसकी यहाँ पर खड़ा है और ये यहाँ से ना मूव करके कुछ गया है यहाँ आगे तक, मतलब यहाँ पर पहुँच चुका है, ठीक है। ठीक है, कहाँ पे था ये, यहाँ पे था, ये यहाँ से मूव करके यहाँ तक जा चुका, मतलब यहाँ तक चल के जा चुका है, सिंपल सी बात है, दौड़ के जा चुका है, बस यहाँ से यहाँ तक पहुँच चुका है, ठीक है। ये मैंने बोला। तो इसमें क्या, मैंने इसको बोला कि भाई इस डायरेक्शन में जा, यानी कि किस डायरेक्शन में गया, ये यहाँ से यहाँ तक में गया। अरे मैंने बोला कि भाई तू यहाँ सीधा है, तो यहाँ खड़ा है, तो यहाँ से सीधा जा, तो ये यहाँ से सीधा चला गया। कितना गया ये, मान लो कि ये 5 किलोमीटर मूव कर गया। यहाँ से ये 5 किलोमीटर मूव करा है इस डायरेक्शन में। तो देखो वेक्टर क्या होता है कि कुछ ना कुछ यूनिट हो, मतलब कि देखो कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर किया इसने, 5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया और ये इस डायरेक्शन में गया है। तो हमें क्या चाहिए वेक्टर के अंदर, वेक्टर के अंदर हमें क्या चाहिए होता है बेसिकली, अगर हमें डायरेक्शन मिल जाए किसी तरह, अगर हमें डायरेक्शन मिल जाए कि कौन सी डायरेक्शन में जाना है, और मैग्नीट्यूड मिल जाए। मैग्नीट्यूड का मतलब कि कोई वैल्यू मिल जाए, जैसे कि कुछ वैल्यू, जैसे कि मैं बोलूँ भाई तू जा इस डायरेक्शन में, जा इस डायरेक्शन पर, कितना जाना है वही तो बता, मुझे इस डायरेक्शन में जाना है, बट 2 किलोमीटर जाना है कि 3 किलोमीटर जाना है, कितना जाना है वो बताने के लिए मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कोई लेंथ, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कि लेंथ, आप ऐसे समझ सकते हो। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है लेंथ। क्लियर ये चीज़। तो वेक्टर क्या होगा, वेक्टर के लिए क्या चाहिए होता है, मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए होता है और डायरेक्शन चाहिए होता है। तो मैं कहूँगा वो चीज़ क्या मेरी वेक्टर है। स्केलर तो जो आप बचपन में जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं वो सब स्केलर ही होता है। मैग्नीट्यूड तो होता है, मैग्नीट्यूड जैसे 5 किलोमीटर, मैं यहाँ से यहाँ तक 5 किलोमीटर गया तो वो स्केलर है, बस में कोई डायरेक्शन नहीं होती। जैसे मैं अगर आपको ये बोल दूँ कि बंदा यहाँ से तक 5 किलोमीटर गया, मैंने ये नहीं बताया कि इस डायरेक्शन में गया है या इस डायरेक्शन में गया, मैं आपको बोल रहा हूँ कि 5 किलोमीटर चला है ये, तो ये स्केलर है। बट मैं इसमें अगर आपको डायरेक्शन भी दे दूँ तो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं कुछ क्वेश्चन बता रहा हूँ वेक्टर से समझने के लिए। जैसे कि मेरे पास एक मान लो फॉर एग्जांपल 10 किलोमीटर। अब बताओ ये वेक्टर है कि स्केलर है। सिंपल सी बात है यार, स्केलर है, क्योंकि देखो मैंने से आपको ये यूनिट दी है, मैंने आपको डायरेक्शन नहीं दी कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है, बस मैंने आपको दिया यूनिट, तो ये क्या है स्केलर है, बस बेसिक सी बात है, ठीक है। अगर मैं आपको दे दूँ यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड, अब मीटर का मतलब क्या होता है, मीटर पर सेकंड का मतलब हो गया स्पीड हो गई इसकी, है ना। तो स्पीड भी क्या होती है भाई, स्केलर क्वांटिटी होती है, सिंपल सी बात है। स्पीड ही तो क्वांटिटी ही तो एक, ये भी क्या होगा स्केलर ही होगा। वेक्टर तभी हो सकता है जब कोई डायरेक्शन दे दे, जैसे कि मैं आपको बोलूँ यहाँ पे 2 किलोमीटर जाओ भाई ईस्ट की डायरेक्शन में, क्या जाओ 2 किलोमीटर जाओ ईस्ट की डायरेक्शन में, तो ये क्या हो गया भाई वेक्टर हो गया, ठीक है। फोर्स जो होता है, फोर्स जो होता है उसको हम हमेशा वेक्टर ही बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो फोर्स को हम वेक्टर क्यों बोलते हैं। देखो अगर मैं आपको बोलूँ इंसान का वेट करना है, वेट का, तो वेट कैसे करते हैं, मैं देखो एक इंसान है, सिंपल सी बात है, इसका अगर मुझे वेट करना है तो आपको पता है ना वेइंग मशीन यहाँ पर होती है, वेइंग मशीन के ऊपर इंसान को खड़ा कर देंगे तो वेट नाप लेंगे, सिंपल सी बात है। कभी आपने ये देखा है कि मानो कि इंसान यहाँ हो, समझ रहे हो समझ रहे हो, ये बिल्कुल मतलब कि उल्टा उल्टा तो कभी वजन नाप नहीं सकते ना, कि सर नीचे फिर वजन मशीन पे सर से नापते तो नहीं, हमेशा पैरों से नापते ना, पैर पे पे खड़े हो जाएंगे वजन नापने वाली मशीन पे, फिर वो हमारा वेट बता देता है, ठीक है। कभी उल्टा तो ये नहीं करते ना, ये अप्लाई तो नहीं करते ना, ये अप्लाई करते ना। तो ये क्या होता है भाई, ये इसमें हम डायरेक्शन फिक्स होती है कि अच्छा इसी डायरेक्शन में खड़े होंगे हम, तो इसलिए फोर्स क्या होता है वेक्टर होता है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन तो फिक्स है ना हमारी, इस डायरेक्शन में ही खड़े होते हैं, तो ये क्या मेरी वेक्टर होती है, ठीक है। वेट भी क्या होगा मेरा वेक्टर होगा, ठीक है। ऐसे मैं कुछ भी वैल्यू जैसे कि यहाँ पे दिया मैंने फॉर एग्जांपल 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो देखो एक्सेलरेशन हो गया, और एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में आप देखो नोटिस करो क्या आता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम आता है, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया भाई, वेलोसिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो ये भी क्या हो जाएगा, अगर ये वेक्टर है तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, वेक्टर हो जाएगा। तो बस बेसिकली आपको मेरा ये बताने का मतलब है कि इसमें से वेक्टर कौन सा है, स्केलर कौन सा है, बेसिक प्रॉपर्टी है। स्केलर का मतलब जिसमें से मैं यूनिट दी हो, यूनिट के साथ अगर डायरेक्शन भी दे दूँ तो क्या हो जाएगा, वेक्टर हो जाएगा। बस सीधी बात ये है इस चैप्टर में, ठीक है।
यही पूरा जो तामझाम है। देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन भी समझा रखे हैं मैंने, जैसे ये 40 वाट है, नॉर्मल पावर है, पावर में तो कोई पता नहीं चलता भाई कि डायरेक्शन किस डायरेक्शन में लगानी है ना, तो स्केलर है। 20 मीटर पे देखो एक्सेलरेशन हो गया, एक्सेलरेशन क्या होती है हमेशा वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। ऐसे देखो 100 मीटर स्क्वायर, 100 मीटर स्क्वायर का एरिया दिया हुआ है, तो एरिया कोई नहीं पता कि किस एरिया में आपको एरिया, डायरेक्शन तो नहीं दी ना, यहाँ पर डायरेक्शन नहीं दी है तो स्केलर। अब यहाँ पे 2 मीटर जाना है नॉर्थ वेस्ट में, तो डायरेक्शन दे दी तो क्या हो जाएगा, वेक्टर हो जाएगा। बस डायरेक्शन दे दी तो वेक्टर, डायरेक्शन नहीं देगा तो सिंपल सी बात है स्केलर है, बात खत्म, ठीक है। अब आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। भाई वेक्टर दिखता कैसा है, देखो बहुत ही आसान है। वेक्टर को देखो मैं बता दूँ कैसा दिखेगा। ये पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया, ठीक है, ये लाइन हो गई मेरी बिल्कुल, ठीक है। इसको नाम दे दिया मैंने ए, इसको नाम दे दिया मैंने बी। देखो भाई शुरुआत वाला पॉइंट आप सबको पता है भाई, शुरुआत वाला पॉइंट क्या होता है, इनिशियल पॉइंट होता है, ठीक है। शुरुआत वाले पॉइंट को क्या कहते हैं, इनिशियल पॉइंट, ठीक है, इनिशियल पॉइंट। और जो लास्ट वाला पॉइंट होता है इसको हम क्या कहते हैं, फाइनल पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं, फाइनल पॉइंट, ठीक है। क्लियर है ये चीज। अब वेक्टर कैसे नोट करेंगे भाई, समझ में नहीं आया कि वेक्टर डिनोट कैसे करेंगे। देखो बहुत ही आसान है, ये ए है, ये बी है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस, इसी को कहते हैं वेक्टर। मतलब ये मैं इसको ऐसे लेना चाहता हूँ, लूँ ए बी के ऊपर वेक्टर, तो क्या हो गया, वेक्टर, ठीक है। ए से लेके बी तक की जो भी डिस्टेंस होगी इसको बोलेगा वेक्टर में निकाल, तो वेक्टर में निकाल दिया। बस ये एरो कर देंगे ना, इसका मतलब होता है वेक्टर, ठीक है। अगर मैं नॉर्मल अगर ऐसे लिख दूँ ए बी, तो ये थोड़ी ना, ये तो स्केलर हो गया। तो वेक्टर के लिए हम कैसे कहते हैं, एक एरो लगा देते हैं। इस एरो का भी ना मतलब होता है, देखो एरो का मतलब क्या होता है, इसके भी नाम होता है। जैसे ये जो एरो जिस तरफ है ना, इसको हम कहते हैं हेड। क्या कहते हैं, हेड। और ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, इसको हम कहते हैं टेल। जो सिक्का वाला हेड टेल होता है ना, वो मत समझ जाना, वैसे भी समझ सकते हो पर कोई दिक्कत नहीं है, पर समझ जाना है कि बस ये जो एरो है इसको क्या कहते हैं, हेड कहते हैं। और जो लास्ट ये वाला जो पॉइंट इसको क्या कहते हैं, टेल। सिक्के वाले हेड टेल होता है, बात वही समझ लेना, ठीक है। टेल का मतलब पूछ, हेड का मतलब सर, ऐसे भी समझ सकते हो, ठीक है। तो क्या बताया मैंने, एक लाइन बताया, स्टार्टिंग पॉइंट होता है, फाइनल पॉइंट। फाइनल पॉइंट को हम क्या कहते हैं, टर्मिनल पॉइंट भी कह देते हैं कभी कभी, ठीक है। तो मैंने इसको वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसके ऊपर एरो लगा दो। अब कोई सा भी नंबर, जैसे मुझे दिया कोई ए वेक्टर दिया है तो मैं इसके ऊपर ऐसे लगा दूंगा। कोई मुझे बोले बी वेक्टर, तो बी के ऊपर एरो लगा दूँ। कोई मुझे बोले सी वेक्टर, तो सी के ऊपर लगा दो। फिर मुझे बोले डी का वेक्टर, डी के ऊपर एरो लगा दिया, तो इसका मतलब हो गया वेक्टर। वेक्टर से डिनोट ऐसे करते हैं, बस बेसिकली बात ये। रिप्रेजेंटेशन का मतलब कैसे यार दिखता है वेक्टर, वेक्टर के ऊपर बस एरो लगा दो, वेक्टर हो गया, सिंपल सी बात खत्म। अब मुझे बोले इसका मैग्नीट्यूड दिखाओ, मैग्नीट्यूड कैसे होगा, मैग्नीट्यूड का भी बस ये है भाई कि ये जो है वेक्टर, मुझे बोले कि इसको मैग्नीट्यूड करके दिखाओ, मैग्नीट्यूड कैसा होगा, बस ऐसा हो गया, बस मॉडल्स लगा दिया, ये मैग्नीट्यूड है। मुझे बोले बी का मैग्नीट्यूड दिखाओ, अरे कुछ नहीं करना, मैग्नीट्यूड के लिए एरो किया, ऐसे कर दिया मैग्नीट्यूड। मुझे बोले कि सी का मैग्नीट्यूड दिखाओ, सी के ऊपर कुछ नहीं करना, एरो लगाया, ऐसे लगा दिया मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे बताई गई है, समझ सकते हो। देखो मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, लेंथ होता है, जो मैंने आपको बता चुका है। तो लेंथ कैसे निकालते हैं भाई, ए बी वेक्टर, इसके ऊपर हमने मॉडल्स लगा दिया, तो क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया, बेसिक बात हो गई। और वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन तो मैंने बता दिया, ए और बी आपका ये इनिशियल पॉइंट, ये टर्मिनल पॉइंट को क्या कहते हैं, फाइनल पॉइंट कहते हैं, ठीक है। तो आप नॉर्मली अगर वेक्टर लगा दोगे तो ये वेक्टर रिप्रेजेंट हो गया ना, इसके ऊपर मॉडल्स लगा दोगे तो मैग्नीट्यूड। आप सोच रहे हो कि मैं एक ही बात को 10 बार क्यों बता रहा हूँ, कि अच्छे से आपके दिमाग में आ जाए, इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बताता हूँ। देखो जीरो वेक्टर क्या होता है, नाम से पता चल रहा है जीरो वेक्टर, यानी कि जीरो, नाम से पता क्या चल रहा है, जीरो। देखो अगर मैं बोलूं आपको, क्या बोलूं बताओ, अगर मैं आपको बोलूं कि ये रहा आपका स्टार्टिंग पॉइंट, जैसे मैंने बोलते हैं ना ए से बी तक, ये आपने कुछ चला, कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर किया, ये तो चलो हो गया इनिशियल पॉइंट, ये हो गया फाइनल पॉइंट। अगर मैं बोलूं आपको एक मेरे पास ये वाला पॉइंट है, ये पॉइंट दिख रहा है आप लोगों को, ये वाला पॉइंट, तो बताओ इसका इनिशियल पॉइंट क्या, मतलब किसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। भाई देखो सिंपल सी बात है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट तो यही होगा ना। अब बताओ इसका एंडिंग पॉइंट कहाँ पर है, भाई एंडिंग पॉइंट भी यहीं पर है। मैं शुरुआत यहाँ पे किया और यहीं पे खत्म तो कर दिया मैंने, तो एंडिंग पॉइंट भी क्या होगा इसका, यहीं पर होगा। एंडिंग पॉइंट को हम टर्मिनल पॉइंट भी कह सकते हैं और फाइनल पॉइंट भी कह सकते हैं। तो देखो नोटिस करो, ये जो मैंने पॉइंट बताया यहाँ पे, इसका फाइनल पॉइंट भी यहीं पे और इसका शुरुआत का पॉइंट भी यहीं है। तो जिस वेक्टर में स्टार्टिंग पॉइंट भी सेम हो और फाइनल पॉइंट भी सेम हो, उसको हम क्या कहते हैं, जीरो वेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, जीरो के ऊपर वेक्टर, इसे क्या कहेंगे हम, जीरो वेक्टर। सिंपल बात है, ना तो इसका मैग्नीट्यूड निकल सकता है, ना इसका वेक्टर निकल सकता है। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, जीरो होगा, ठीक है। जो इसका मैग्नीट्यूड जीरो हो जाए उसको भी हम कह सकते हैं कि जीरो वेक्टर, ठीक है, बेसिक बात है।
अरे देखो सिंपल सी बात है, पॉइंट इसको नाम दे दिया, ए नाम दे दिया, तो स्टार्टिंग पॉइंट इसका ये है, फाइनल पॉइंट भी इसका यही है, तो एरो ऐसे लगाऊंगा ना। क्लियर है? अगर मान लो मैंने इस पॉइंट को मानो जैसे कि मैंने बी माना हुआ है, ठीक है, तो बी है स्टार्टिंग पॉइंट और बी हो गया फाइनल पॉइंट, तो ऐसे तो निकालता हूँ वेक्टर में। तो देखो स्टार्टिंग पॉइंट भी वही, फाइनल पॉइंट भी, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम हो वो क्या होता है, हमारा जीरो वेक्टर होता है। ठीक है, क्लियर है? इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। यूनिट वेक्टर क्या होता है, ये थोड़ा अच्छा से पढ़ने वाला टॉपिक है। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर क्या होता है, देखो भाई, यूनिट वेक्टर का मतलब होता है हमारा, क्या होता है, सिंपल सी बात, जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। क्या हो? जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, बात खत्म। जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाए उसको हम कहते हैं यूनिट वेक्टर। ठीक है, ये भी बता सकते हैं यूनिट वेक्टर का मतलब ये होता है कि वेक्टर, एक वेक्टर जो दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में हो। क्या हो? एक वेक्टर दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में हो, डायरेक्शन में। ठीक है, मैग्नीट्यूड 1 है। यूनिट वेक्टर को हम डिनोट कैसे करते हैं, ए के ऊपर कैप लगा देंगे तो इसको कहते हैं ए कैप। इसको क्या पढ़ेंगे, ए कैप। बिल्कुल टोपी जैसा, टोपी जैसा लग रहा है आप लोगों को, देखो टोपी जैसा ही लग रहा होगा, तो क्या हो गया, ए कैप हो गया। ठीक है, तो ए कैप का फॉर्मूला क्या होता है, देखो ये तो हमने पढ़ा कि ये वेक्टर होता है और ये होता है इसका मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड को भी डिवाइड करा देंगे, मतलब कि वेक्टर को अगर मैग्नीट्यूड से डिवाइड करा देंगे तो हमें क्या मिलेगा, यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। ठीक है, बेसिक बात हो गई। क्लियर है? कोई दिक्कत? देखो एक के ऊपर टोपी लगा दी, उसको हम क्या पढ़ते हैं, कैप पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये आपका इसका फॉर्मूला है, तो मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। अब आता है एक पॉइंट हमारा, क्या होता है, को इनिशियल वेक्टर। देखो नाम से भी चलता है, इसको भूल जाओ, को भूल जाओ। इनिशियल का मतलब क्या होता था, स्टार्टिंग। ठीक है, इससे यही तो होता था इनिशियल का मतलब। देखो को इनिशियल वेक्टर क्या होता है, देखो ये लाइन हो गई, यहाँ से ना मैंने एक वेक्टर ड्रॉ किया। वेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं, एरो तो लगाते हैं, ऐसे एरो लगा दो तो क्या होता है, वेक्टर होता है। एक वेक्टर मैंने यहाँ से ड्रॉ किया, एक वेक्टर मैंने यहाँ से ड्रॉ कर दिया, एक वेक्टर मैंने यहाँ से ड्रॉ किया, एक वेक्टर मैंने वापस यहाँ से ड्रॉ किया। तो नोटिस करो कि सबका स्टार्टिंग पॉइंट सेम, मतलब यहीं से सबने चलना चालू किया। देखो सबका, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट, जितने भी वेक्टर्स होते हैं, 2 ले लो, 10 ले लो, 20 ले लो, कितने वेक्टर्स ले लो, अगर उनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम है तो उनको क्या कहेंगे, को इनिशियल वेक्टर कहेंगे। मतलब कि ये जो सारे वेक्टर्स हैं क्या है, को इनिशियल वेक्टर्स है। इनिशियल का मतलब क्या हो गया, स्टार्टिंग पॉइंट। तो देखो सबका स्टार्टिंग पॉइंट सेम है। देखो यहाँ से इसने चलना चालू किया, इसने भी यहीं से चलना चालू किया, इसने भी यहीं से चलना चालू किया, इसने भी इसी पॉइंट से चलना चालू किया, तो इसको हम क्या कहेंगे, को इनिशियल वेक्टर कहेंगे। क्या कहेंगे हम इसको, को इनिशियल वेक्टर। तो वही है भाई, देखो ये वही बताई गई है यहाँ पे कि दो से ज़्यादा वेक्टर्स हो जिनका सेम इनिशियल पॉइंट हो, उसको हम क्या कहेंगे, को इनिशियल वेक्टर्स कहते हैं। ठीक है, चौथा पॉइंट क्या है, कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर। को ना से जरा पैरेलल वेक्टर। अब इससे ये मतलब नहीं है कि हमारा मैग्नीट्यूड सेम हो या डायरेक्शन सेम, उससे कोई मतलब नहीं। देखो जैसे मैंने एक वेक्टर बनाया यहाँ पे, ये वेक्टर मैंने ये बना लिया, देखो इसमें आपको दिख रहा होगा कि मैग्नीट्यूड सेम है, उससे कोई मतलब नहीं है, पैरेलल होना चाहिए। पैरेलल तो देखो ऐसे भी हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है, मतलब ये डायरेक्शन मैग्नीट्यूड से कोई लेना नहीं है। मैग्नीट्यूड चाहे बराबर हो या ना हो, चाहे ऐसे अगर डायरेक्शन बराबर हो या ना हो, उससे कोई मतलब नहीं है, बस पैरेलल होने चाहिए। पैरेलल है तो इनको मैं कह दूंगा पैरेलल वेक्टर। पैरेलल कैसे होते हैं भाई, देखो ऐसे होंगे पैरेलल, या तो सीधी लाइन ऐसे होंगे पैरेलल, सिंपल सी बात है, नाम से भी चलता है। इसको मैं कोलिनियर वेक्टर भी कह सकता हूँ और पैरेलल वेक्टर भी कह सकता हूँ। ठीक है, नाम से भी चल रहा है, कोलिनियर और पैरेलल। ठीक है, लास्ट क्या होता है, इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर क्या होता है, दो वेक्टर दिए होंगे, दोनों को बराबर रख दो। जैसा मैं आपको बोलूँ एक वेक्टर आपको दिया हुआ है, ये कुछ भी आपको एक वेक्टर दिया हुआ, मैं बताऊंगा वेक्टर को लिखते भी कैसे हैं। ठीक है, वेक्टर को भी लिखना नहीं बताना मैंने आपको। और बी वेक्टर ये हो गया, तो ये दोनों को वेक्टर बराबर तस ले लूँगा, ए बराबर बी वेक्टर। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत है यहाँ से? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलो इक्वल वेक्टर भी आप समझ चुके हो। ठीक है, अब बताते हैं हम आपको नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर क्या होता है, एक टॉपिक डाल लो आप, नेगेटिव वेक्टर, कि नेगेटिव वेक्टर क्या चीज़ होती है। देखो नेगेटिव वेक्टर बहुत ही ईजी है, ज़्यादा उतना मुश्किल नहीं है। देखो क्या, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, ये आपका फाइनल पॉइंट हो गया। ठीक है, ये बी हो गया, ए हो गया। अब मैं बोलूँ यहाँ से यहाँ तक इसका वेक्टर लिखो, तो वेक्टर सिंपल से आप ऐसे लिख दोगे, ए बी वेक्टर हो गया इसका। ठीक है, क्लियर है? अब बोलो इसका नेगेटिव वेक्टर का मतलब क्या, अरे अपोजिट डायरेक्शन में ले लूँ, जैसे कि मैं इसका नेगेटिव निकाल ले जाऊँ तो ऐसे तो होगा बस, माइनस का ए बी, सिंपल सी बात है। नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब होता है कि अपोजिट डायरेक्शन, मतलब कि अगर मैं ए बी ऐसे गया ना, अगर मैं इसको अपोजिट यानी कि बी यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से पे खत्म करूँगा ना, तो ये हो जाएगा मेरा नेगेटिव वेक्टर। मतलब अगर मैं ऐसे लिख दूँ तो, ऐसे लिख दूँ तो ये क्या कहलाएगा, मेरा नेगेटिव ऑफ वेक्टर कहलाएगा, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन। साफ सीधी बात कहूँ तो क्या कहूँ मैं, अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, उल्टी डायरेक्शन,
उल्टी डायरेक्शन, वो उल्टी नहीं, वो वाला उल्टी नहीं जो तुम लोग करते हो, अपोजिट डायरेक्शन। उल्टी उल्टी का मतलब उल्टा है, सिंपल सी बात है ना। यहाँ से यहाँ देखो, मैंने यहाँ से यहाँ तक चलना चालू किया तो वो ए बी वेक्टर हो गया। अब मैंने क्या किया, अगर मैं अपोजिट चल जाऊँ तो उसको मैं क्या कह दूंगा, नेगेटिव वेक्टर। तो अगर देखो नेगेटिव वेक्टर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। बस इसका अपोजिट होना चाहिए, तो अपोजिट में या तो माइनस लगा दो या फिर आप वैल्यू को आगे पीछे कर दो। जैसे मैंने बी को आगे कर दिया और ए को आगे कर दिया, तो इसका मतलब भी क्या है, नेगेटिव ऑफ वेक्टर की पहचान है, ठीक है। क्लियर हो गया पॉइंट? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत तो होगी नहीं, वैसे भी आपने समझ ही चुके हो ना। देखो यही हमने यहाँ पे बोल रखा हो भाई, ये सब क्या दिखा दिया मैंने यहाँ पे, नेगेटिव वेक्टर है ना। ये तो आप अभी तो आप पढ़ने वाले हो ना। मेरा मेन टॉपिक क्या है भाई, यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है, जो कि आप देखोगे नेगेटिव वेक्टर। यहाँ पे देखो ये सब भूल जाओ भाई क्या, वरना आप कहोगे ये सब क्या देख के पागल हो जाएंगे, ठीक है। देखो नेगेटिव वेक्टर क्या होता है, वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज सेम एज दैट ऑफ गिवन वेक्टर बट द डायरेक्शन इज अपोजिट इज कॉल्ड नेगेटिव ऑफ द गिवन वेक्टर। मतलब कि मैग्नीट्यूड सेम हो बट डायरेक्शन अगर अपोजिट हो गई उस वेक्टर के अलोंग, तो उसे हम क्या कहेंगे, नेगेटिव वेक्टर। जो कि मैं आपको यहाँ से भौंक रहा था तीर से, मतलब कि तीर से आपको मैं बता रहा था इतनी देर से, वही चीज़ है नेगेटिव वेक्टर। क्लियर है? देखो टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़े हैं और मैंने आपको सिर्फ अभी वेक्टर को डिनोट करना सिखा कि वेक्टर को कैसे नोट करते हैं। इसके ऊपर एरो लगा दो और मैग्नीट्यूड का सिंबल बताया कि बस ये मैंने आपको मैग्नीट्यूड का सिंबल बताया, वेक्टर का सिंबल बताया और टाइप्स ऑफ वेक्टर बताया। अभी तक मैंने आपको कुछ नहीं बताया कि वेक्टर को लिखते कैसे हैं, सॉल्व कैसे करते हैं, अभी तक मैंने कुछ नहीं बताया। अब बताने वाला हूँ, अब उसको समझो, ठीक है। अब यहाँ से जो 10 मिनट है बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्या आपको ये याद है ना, ये वाली चीज़ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस याद हो तो, नहीं याद है तो देख लो। 0 होता है, इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, याद आ रहा होगा, इसको कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। इसको कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट और इसको कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। ये तो आपने पढ़ ही रखा था, जो कि मैं अरे वही बचपन में यानी कि क्लास 10 में पढ़ा था हमने, ये 4 क्वाड्रेंट वाला सिस्टम, ठीक है। ये तो हम सबको पता होगा, नहीं पता तो यार मेरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाली वीडियो देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वहाँ से आप समझ सकते हो, ठीक है। अब आते हैं भाई यहाँ पर हमारा क्या लगेगा, यहाँ पे हमारा 3 एक्सिस लगेगा। 3 एक्सिस का मतलब क्या होगा, देखो क्लियरिटी समझो। यहाँ पे हमारे 3 एक्सिस आ जाएंगे, मतलब कि पहले तो एक एक्सिस तो चलता ही था हमारा, बट यहाँ पे अब जेड भी आ जाएगा। ये वाई एक्सिस हो गया, ये जेड हो गया, ये एक्स हो गया। अब कुछ बचेंगे 3 एक्सिस कैसे, मतलब समझ में नहीं आ रहा कैसा। देखो मैं आपको सिस्टम बताता हूँ ऐसा, अभी मैं आपको एक क्लियरिटी देता हूँ। देखो देखो कितना अच्छा मैंने पेज निकाला आपके लिए, ठीक है। देखो जैसे कि एक प्लेन तो ये हो गया, 1 2 3 4 ये हो गए। अब इसके अंदर मैंने क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे ना मैं हल्का सा होल कर देता हूँ, वरना फिर आपको समझ में आएगा। ऐसे ये किया मैंने होल, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट लगा दूँ ना, फॉर एग्जांपल देखो ऐसे एक लाइन गया है ऐसे, ठीक है, एक लाइन गया है ऐसे, समझ रहे हो, ऐसे ऐसे मतलब कि समझ गए ना, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो देखो 4 कॉर्नर ये हो गए, 1 2 3 4 और 4 ही ना नीचे भी है, तो 5 6 7 8। तो जो 3 एक्सिस होती है ना उसके अंदर क्या होता है, 8 हो जाते हैं। देखो सेम ये जो लाइन दिख रही है, ये लाइन का मतलब ये है कि जैसे मैंने एक लाइन आपको ऐसे कर दिया ना, ये देखो एक लाइन इस कार्टेशियन प्लेन के ऊपर जा रहा है, देखो ऐसे जा रहा है, ठीक है। एक लाइन ऐसे जा रहा है, एक लाइन ऐसे जा रहा है। ओ भाई साहब पेन देखो कैसे गिर गया, देखो एक लाइन तो ऐसे चला गया, ठीक है, सिंपल सी बात है। दिख रहा है आपको, दिख रहा है। और एक ऐसा हो गया, देखो देखो एक तो ऐसे हो गया, एक आपका ऐसे हो चुका है, एक लाइन ऐसे जा रहा है, ठीक है, समझ गए। और एक लाइन आपका ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो देखो कितने हो गए, 1 2 3, ये वाला एरिया हो गया 4, ठीक है। और ऐसे ही आपका नीचे भी बन रहा है, ठीक है। देखो नीचे भी आपका बन रहा होगा, नीचे भी आप देख सकते हो, नीचे वाला एरिया भी आप देख सकते हो। देखो नीचे भी यहाँ पे 4 एरिया बन रहे हैं, ठीक है ना, क्रॉस अगर मैं देख रहा हूँ तो 5 6 7 8, ठीक है। तो इस तरीके से ना इसके 8 जैसे वहाँ पे 4 क्वाड्रेंट बन रहे थे ना, तो यहाँ पे कितने बनते हैं, 8 ऑक्टेंट बन जाते हैं, ठीक है। वो आप बेसिक बात समझने की देरी है। जब आपका 3D ज्योमेट्री आएगा ना तो उसमें आपको मैं और अच्छे से समझाऊंगा। देखो फिलहाल के लिए आप यहाँ पे समझो, ये पॉइंट हो गया P, ठीक है। यहाँ पे होता है ओरिजिन, ओरिजिन तो कॉर्नर आपको पता होगा, ओ 0 0 0 0 ही होता है, ठीक है। अब जैसे देखो ये वाला जो प्लेन होता था हमारा, ये वाला, इसमें देखो 2 पॉइंट बनते थे ना, इसको 2 3, तो मैं कहता था अच्छा ये पहला वाला x है, दूसरा वाला क्या y है। तो इसके अंदर ना 3 पॉइंट बनेंगे। अब कहीं भी आप देखोगे 3 पॉइंट बनेंगे, यानी कि जैसे यहाँ 3 पॉइंट बने तो मैं इसको कहूँगा x y z, क्योंकि तीसरा वाला z हो गया, z भी आ गया ना यहाँ पे, इसलिए 3 पॉइंट बनते हैं हमेशा, ठीक है। तो यहाँ पे जो पॉइंट बनेगा इसको नाम दे देते हैं x y z, यानी कि x वाला पॉइंट होगा, y वाला पॉइंट होगा और एक z वाला पॉइंट, ठीक है, क्लियर। तो जो ये x वाला पॉइंट होता है ना, x वाला पॉइंट, कि हमें पता कैसे चलेगा कि ये x वाला पॉइंट है, तो वहाँ पे ना एक सिंबल हमें दिया गया कि अच्छा पता चलेगा ये दिया, तो उसको हम समझ जाएंगे कि अच्छा ये x एक्सिस का पॉइंट है। वो सिंबल क्या है, देखो
ये होता है हमारा आई कैप, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ब्लैक पेन से लिखता हूँ तो आपको थोड़ा समझ में आएगा। देखो आई के ऊपर लग जाएगा कैप, आई कैप, ठीक है। ऐसे यहाँ से जो ये जो डायरेक्शन होगी इसको हम कहते हैं जे के ऊपर कैप, जे के ऊपर कैप, ठीक है। और ये जो लाइन होगी इसको हम कहते हैं के ऊपर कैप। ये क्या करते हैं, तीनों नाम कहते हैं। इससे पता चल जाएगा जैसे कि यहाँ जो पॉइंट से बताएंगे, अच्छा ये एक्स एक्सिस का पॉइंट है, ये वाई एक्सिस का पॉइंट है और ये जेड एक्सिस का पॉइंट है। क्या डिनोट करते हैं, आई कैप, जे कैप और के कैप, ठीक है। इसको लिखते कैसे, अभी मैंने आपको सिर्फ वेक्टर का सिंबल बताया था, ठीक है। मैं आपको क्या बताया था, वेक्टर का सिंबल बताया था। जैसे कि अगर मैं ये ओपी है तो ओपी का मैं वेक्टर कैसे लिखूंगा, ऐसे डिनोट करूंगा। तो मैंने आपको सिर्फ ये वेक्टर अभी लिखना सिखाया था कि अच्छा वेक्टर का सिंबल ये होता है, पर मैंने एक्चुअली में आपको वेक्टर लिखना नहीं सिखाया, मैंने आपको सिर्फ वेक्टर का सिंबल बताया था कि अच्छा इसका निशान ये होता है वेक्टर का। अब इसको लिखेंगे कैसे, देखो जो भी जो पॉइंट्स बनते हैं ना हमारे, जो भी जो पॉइंट्स देते हैं इनकी फॉर्म में, वेक्टर की फॉर्म में ऐसे ही लिखते हैं। जैसे कि जो पॉइंट्स दिए पहले तो इनको लिख लो आप, एक्स वाई जेड, और जिनका जो सिंबल जिससे हम डिनोट करते हैं वो भी लिख देते हैं हम, आई कैप, जे कैप और के कैप, और बीच में लगा दिया हमने प्लस। तो ये होती है वेक्टर की स्टैंडर्ड फॉर्म। आपकी जो भी वेक्टर है वो इस फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। आपको जो भी वेक्टर जो दिखेगा ना वो इस फॉर्म में दिखेगा। किस फॉर्म में, एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप, इस फॉर्म में आपको वेक्टर्स की स्टैंडर्ड फॉर्म दिखेगी। यानी जो भी अगर मैं आपको बोलूँ नंबर तो इस फॉर्म में दिखेगा। जैसे कि मैंने आपको पॉइंट दिए, जैसे कि आ जाओ कुछ मैं पॉइंट्स लिख के दिखाता हूँ आपको, ठीक है। जैसे कि मेरे पास कुछ पॉइंट्स है 2, 3, 4, ठीक है। 2, -1, 4, 3, 5, 2, 1, 4, 3, 2, 0, 2, ठीक है। इस तरीके से, ठीक है। तो देखो जैसे 2, 3, 4 है। अब इसको मुझे वेक्टर की फॉर्म में, ये पॉइंट्स को ही हम वेक्टर की फॉर्म में लिखते हैं एक्चुअल में, ठीक है। तो मुझे वेक्टर की फॉर्म में लिखना हो, जैसे कि मेरा पॉइंट ये ए, ये मेरा पॉइंट क्या है बी, ये मेरा पॉइंट सी, डी, ई और एफ। तो देखो अगर मुझे ए वेक्टर की फॉर्म में लिखना है तो ए वेक्टर की फॉर्म में कैसे लिखूंगा, ऐसे वेक्टर बनाने का निशान बनाया मैंने, इसको कैसे लिखूंगा, देखो एक्स वाई जेड चलता है ना, तो देखो यही तो होता है एक्स वाई जेड, पॉइंट्स ऐसे लिखते हैं हम, एक्स वाई, पहला वाला एक्स, दूसरा वाला वाई, तीसरा वाला जेड। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो 2 आई कैप, आई कैप ऐसे ही चलेगा, 3 जे कैप प्लस 4 के कैप, हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म का। सिंपल ऐसे ही लिखना होता है वेक्टर को। ऐसे ही वाला पॉइंट है तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, 2 आई कैप माइनस का 1 जे कैप, ठीक है, प्लस का 4 के कैप, ये हो गया बी वेक्टर। सिंपल सी बात है। ऐसे अगर मुझे सी वेक्टर लिखना होगा तो कैसे लिखूंगा, सी वाला पॉइंट का 3 आई कैप प्लस का 5 जे कैप प्लस 2 के कैप, ठीक है, क्लियर हो गया। ऐसे अगर मुझे डी का वेक्टर लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगा, सिंपल सी बात है, 3 आई कैप, सॉरी यहाँ दिया हो ना 1 वाला दिया, ओके ओके, मैंने 5 ही पॉइंट लिखा है, मैंने एक एक्स्ट्रा लिख दिया, यानी 5 पॉइंट ही लिखे ना मैंने, तो ई तक ही जाना है यानी, ठीक है। तो डी वाले का मुझे लिखना तो कैसा होगा, 1 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 3 के कैप, ठीक है। ऐसे अगर मुझे ई वाला लिखना हो, ई वेक्टर, तो मैं कैसे लिखूंगा, सिंपल सी बात है, 2 आई कैप 0 जे कैप प्लस का कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 के कैप, ठीक है। लिखना आ गया आप लोगों को, लिखना आ गया। कैसे लिखेंगे, तो कोई भी पॉइंट से तो आप कैसे लिखोगे, पहला वाला एक्स, दूसरा वाला वाई, तीसरा वाला जेड, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ऐसे तो लिखेंगे। यही होती है हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने की, ठीक है। लेकिन ये तो मैंने आपको बताया एक पॉइंट, देखो यहाँ पे देखो एक ही पॉइंट दे रखा था तो हमने इस तरीके से लिख दिया। बट क्या हो अगर आपको 2 पॉइंट दे रखे हो, नहीं आया समझ में, अभी बताते हैं, बिल्कुल बताएंगे। देखो क्लियरिटी से समझाएंगे। देखो मैंने आपको बोला जैसे एक लाइन होती थी ना हमारी ए और बी, ठीक है। तो मैंने अभी आपको सिर्फ एक ही पॉइंट दिया था, यानी कि सिर्फ आपको मैंने एक ही पॉइंट दिया था और बोला था कि वेक्टर को लिख के दिखाओ, तो आपने बहुत आसानी से लिख दिया। बट अगर मैं आपको 2 पॉइंट दे दूँ, जैसे कि 2 पॉइंट, यहाँ पर भी एक पॉइंट हो गया 2, 0, 1 और यहाँ पर भी एक पॉइंट हो गया 1, 2 और 3, 2 पॉइंट दे दिए। अब बताओ इनकी वेक्टर कैसे लिखो। वेक्टर तो देखो नॉर्मल होता तो आप ए वाले को कैसे लिखते, ए वाले को आप ऐसे लिख देते 2 आई कैप 0 जे कैप और 1 के कैप, है ना। इसको हम बोलते हैं, इस पॉइंट को लिखो तो आप ऐसे लिख देते तुरंत, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे तो 2 पॉइंट दे दिए, 2 पॉइंट को हम कैसे लिखते हैं, देखो 2 पॉइंट का यानी टोटल निकालेंगे ना, हम ए से लेके बी तक टोटल निकालेंगे ना। तो हम क्या करेंगे, देखो सिंपल सी बात है, अब यहाँ पे तो 2 पॉइंट दे दिए, तब क्या करते हैं, देखो बहुत ही आसान होता है हमारे। मैंने क्या बताया था, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है,
ए बी वैक्टर एक्स आई कैप वाई जे कैप, ये वाला बताया था ना मैंने आपको, ये वाला बताया था ना स्टैंडर्ड फॉर्म, लेकिन ये तो एक पॉइंट के लिए था। अरे यहाँ पर तो एक ही पॉइंट था ना, तो इसके लिए तो ये है। बट अगर यहाँ पर तो हमें 2 पॉइंट दे दिए, यहाँ पर तो हमें 2 पॉइंट दे दिए, तो क्या करेंगे देखो, तो 2 पॉइंट के लिए क्या होता है, 2 पॉइंट के लिए क्या होता है देखो, ये तो हो गया x1 y1 z1, ये क्या हो जाएगा x2 y2 z2। सिंपल सी बात है भाई, 2 पॉइंट अलग अलग नाम देना पड़ेगा ना, ये हो गया x1 y1 z1, ये हो जाएगा हमारा x2 y2 z2, ठीक है। तो इसका वेक्टर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए फॉर्मूला होता है हमारा x2 माइनस x1, ठीक है, आई कैप यहाँ पे रहेगा, दूसरा जाएगा y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 और k कैप, ठीक है। नहीं है समझ में, देखो समझाते हैं। अभी 2 पॉइंट दे रखे, तो इनका मुझे वेक्टर निकालना, तो कैसे निकालना पड़ेगा देखो, ए बी वेक्टर तो यहाँ पे चल ही रहा है, इसको कैसे लिखेंगे 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 आई कैप तो यहाँ पे चल ही रहा है, सिंपल सी बात है। यहाँ पे कितना आ जाएगा y2 माइनस y1 यानी कि 2 माइनस 0 जे कैप प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 माइनस 1 के कैप, तो कितना हो जाएगा ये माइनस का 1 आई कैप प्लस का 2 जे कैप प्लस का 2 के कैप, ठीक है। ये हो गया हमारा ए बी वेक्टर, सिंपल सी बात है सॉल्व करने पे, ठीक है। समझ में आया कि 2 पॉइंट दे रखे होंगे तो हमें ये फॉर्मूला लगाना है, और अगर एक ही पॉइंट दे रखा होगा तो सिंपली इस फॉर्म में वैल्यू डालनी है और सॉल्व कर देना, ठीक है। क्लियरिटी है, कोई दिक्कत तो नहीं है। एक और देखो, एक और एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, जैसे कि यहाँ पे मेरे पास 2 पॉइंट दे रखे हैं, 2 माइनस 1 4, एक पॉइंट ये हो गया, और एक पॉइंट हो गया 3, 4, 1, ठीक है। एक पॉइंट 2 पॉइंट ये हो गए हमारे, ये हो गया हमारा मान लो ओ हो गया, ये हमारा हो गया पी हो गया, ठीक है। तो 2 पॉइंट हो गए, तो इनका पहले हमें वेक्टर कैसे निकालना पड़ेगा, इनका वेक्टर हम ऐसे निकाल लेंगे, ओ से लेके पी तक ऐसे तो निकालेंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, यानी कि x1 y1 z1 ये हो गया, x2 y2 z2। तो देखो फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1, यानी कि इसमें से इसको माइनस करना है, तो 3 में से 2 गया, कितना बचेगा 1 बचेगा, 1 आई कैप हो जाएगा, ठीक है। ऐसे 4 में से, अब देखो 4 में से माइनस 1 होगा, यानी कि देखो 4 में से माइनस करना है माइनस 1 को, तो कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो 4 प्लस 1 कितना हो गया पे 5 हो गया, तो 5 जे कैप हो जाएगा, ठीक है। 1 में से 4 का कितना बचेगा, माइनस का 3 बचेगा, तो मुझे माइनस का ले देता हूँ डायरेक्ट, माइनस का 3 के कैप, ठीक है। इस तरीके से हो गया। एक और देखो एग्जाम्पल, 3 1 4 दिया हुआ है और दिया मुझे 2 3, 0। अब मुझे जैसे इसका 2 पॉइंट दे रखे हैं, 2 पॉइंट दे रखा है, तो क्या करना है, सिंपली ये फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये मान लो इसको m दिया, ये मान लो n दिया, तो मुझे mn का वेक्टर निकालना है ना, mn का वेक्टर क्या होगा, 2 में से 3 गया तो माइनस 1 आई कैप, सिंपल सी बात है। 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा, 2 जे कैप, और 0 में से 4 गया तो कितना बचेगा माइनस का 4 बचेगा, 4 के कैप, ये हो गया। अच्छा, अगर मुझे सिर्फ एक ही पॉइंट का बोला, मतलब मुझे बोला था कि सिर्फ इसी पॉइंट का वेक्टर निकालो, यानी किसी बोला जाता, मुझे अगर बोला जाता कि तुम ना सिर्फ m का वेक्टर निकालो, तो m का वेक्टर कैसे निकालता मैं सिंपली रख देता, यहाँ तो कोई फॉर्मूला लगेगा नहीं, जो वैल्यू दी हुई उसी का वेक्टर लिख दो, यानी कि 3 आई कैप प्लस 1 जे कैप प्लस 4 के कैप, क्योंकि एक पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, यही तो होता है एक्स वाई जेड, बस वैल्यू जो है वो रख दो आई, और आई जे के लगा दो बस, ठीक है। एक पॉइंट का बोला जाए तो ऐसे, 2 पॉइंट का बोला जाए तो आप कैसे करोगे, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। तो आई होप कि आपको वेक्टर लिखना आ चुका है। वेक्टर लिखना मैं समझ रहा हूँ कि यहाँ तक आपको वेक्टर लिखना आ चुका है। अब इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, अब देखो, क्योंकि मैग्नीट्यूड का भी मैंने सिर्फ डिनोट बताया था कि कैसे दिखता है, मैंने फॉर्मूला नहीं बताया सॉल्व करने का। तो अब बताता हूँ, देखो जैसे अगर मुझे निकालना हो एक का, पहले सिंगल वाला ही सीख लो। अब जैसे कि मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना होता, ठीक है, तो अगर मुझे सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड निकालना होता है, ठीक है, इस वाले का, ओनली 1 वाले का, तो 1 वाले के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट। ये होता है सिर्फ एक वेक्टर के लिए, मतलब कि मुझे सिर्फ एक ही पॉइंट दे रखा हो, उसका वेक्टर निकाला हमने, अब उसके लिए क्या होता है, सिंपल सी बात है, मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला ये होगा। बट अगर हमें क्या दे रखा हो, 2 पॉइंट दे रखे हो, जैसे कि मान लो मुझे ए से बी तक निकालना है, ठीक है, ए से बी तक का मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, सेम यही फॉर्मूला लगता है, ये जो होगा ना x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस, सेम यही वैल्यू को चिपका देना हमें, क्या करना है, सेम इसी वैल्यू को क्या करना है, चिपका देना है, ठीक है। या फिर आप यही फॉर्मूला भी लगा सकते हो, बात तो एक ही है, क्योंकि देखो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करके सिंपल एक ही नंबर तो बन चुका है। जैसे ये 2 पॉइंट थे, 2 पॉइंट को मैंने एक्चुअल में जब लास्ट में सॉल्व किया तो यही तो बन गया एक्चुअल में,
यही बन गया ना, तो इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। वैसे आप लिखना चाहो तो लिख लो, बाकी काम तो वही होता है एक तरीके से, ठीक है, समझ गए ना। मतलब कि फॉर्मूला तो वही बन जाएगा, बात एक ही आपका, ठीक है, सॉल्व करके लास्ट में तो वही बन जाएगा। लिखना चाहो तो आप लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है। तो 2 पॉइंट दे रखे हैं तो उसका मैग्नीट्यूड आप कैसे निकालोगे, ऐसे निकाल लोगे, और 1 पॉइंट दे रखा है तो उसका मैग्नीट्यूड आप ऐसे निकाल लोगे, ठीक है। ये 2 होते हैं मैग्नीट्यूड के फॉर्मूले, और मैंने आपको वेक्टर के फॉर्मूले बता दिए। वेक्टर के 2 पॉइंट के लिए फॉर्मूला आप कौन सा लगाओगे, ये वाला लगा दोगे, ठीक है, दिख रहा होगा। और 1 पॉइंट दे रखा होगा तो वेक्टर का फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, ये वाला लगाओगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं यार, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसके कुछ क्वेश्चंस करके दिखाओ, सिंपल सी बातें करके दिखा देते हैं, अभी दिखा देते हैं बिल्कुल। देखो जैसे ये पॉइंट्स दे रखे ना, मैं बोला सबका मैग्नीट्यूड निकालो। अरे बहुत ही सिंपल है, इजी है। जैसे मैं यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकाल लेता हूँ सबके। देखो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो भाई, सिंपल सी बात है। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, क्या होता है फॉर्मूला भाई बताओ यार, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अंडर रूट होता है, सिंपल सी बात है। तो निकालो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। एक्स की वैल्यू कितनी है, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। अब भाई देखो स्क्वायर ऐड करना तो अब बेसिक काम है तो आप कर ही लोगे। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। 3 का स्क्वायर 9 होता है। 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो आप इसको ऐड करोगे कितना आ जाएगा, रूट में 29 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही मुझे बी का फैक्टर निकालना तो कैसे निकालेंगे, रूट के अंदर 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे सॉल्व करने पे, देखो 4 का स्क्वायर तो हो गया भैया 16, 1 का स्क्वायर तो हो गया 1, 2 का स्क्वायर हो गया 4, तो आपको ऐड करोगे कितना आ जाएगा, रूट में आ जाएगा भैया 21, ठीक है, क्लियर है। ऐसे आप सी का वेक्टर निकालोगे, सी का मैग्नीट्यूड निकालोगे इसका, तो क्या होगा 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो क्या होगा भाई 9, ये हो जाएगा आपका 16, समझ लो 16 प्लस ये हो जाएगा 20, कितना 29 हो जाएगा। 29 हो रहा है क्या, बिल्कुल, ठीक है। और 29 कैसे होगा भाई, 29 जो ये और 29 और 9 कितने होंगे, 29 और 9 होंगे 38 होगा भाई। कैसे गलत क्यों करवा रहे हो तुम लोग, ये बताओ। अच्छा मैं कर तो मैं रहा हूँ ना यार, गलत तो मेरी होगा। तो डी वेक्टर क्या होगा भाई, देखो इसका भी सिंपल सी बात, क्या मैग्नीट्यूड निकालना, तो क्या करेंगे 1 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, कितना होगा 9 हो जाएगा, 16 25 एंड 26 हो जाएगा, तो 26 आ गया, ठीक है, क्लियर है। ई वाला एक आपका होमवर्क है, ई वाला आप खुद से निकाल लेना भाई, 202 है, सिंपल सी बात है, कर लोगे यार इतना। तो 1 नंबर का वेक्टर निकाला, आपको मैग्नीट्यूड निकालना आ गया, बहुत ही आसान है, सिंपल सी बात है। 2 वाले का भी बहुत ही आसान है, देखो 2 वाले को सॉल्व करके 2 वाले को भी सॉल्व करके देगा, तो वही फॉर्मूला लगा देना। अगर मुझे इसका वेक्टर निकालना हो, 2 पॉइंट का ही तो था ये, अरे देखो 2 पॉइंट ही था, 2 पॉइंट का वेक्टर हमने क्या निकाला, ये निकाला सॉल्व करके, तो इसका मैग्नीट्यूड भी यही कर देना। 1 का स्क्वायर है भाई -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, बस ऐसे रूट लगा के मैग्नीट्यूड आ जाएगा इसका, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सी बात है। तो क्या मैं तो ये कहूँगा कि अब यही फॉर्मूला सब में लग सकता है, बट कभी अगर आपको 2 पॉइंट दे रखे हैं और आपसे बस डायरेक्ट पूछा जाए कि डायरेक्ट मैग्नीट्यूड ही निकाला मैं, तो मैग्नीट्यूड का पता भी तो होना चाहिए भाई कि ये फॉर्मूला लग रहा है, ठीक है। तो अब रियल लगा सकते हो, वैसे तो सॉल्व करिए जाता है, आपका यही फॉर्मूला ही बन जाएगा आसान तरीके से, हैशटैग, ठीक है। चलो भाई क्लियर है, कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत है क्या, नहीं दिक्कत है, पक्का नहीं दिक्कत है। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। हमारा एक टॉपिक आता है डायरेक्शन कोसाइन, देखो नाम से खौफ खा रहा है, डायरेक्शन कोसाइन, ओ माय गॉड। देखो डायरेक्शन कोसाइन देखो क्या होता है, ये भी बहुत ही आसान टॉपिक है, बहुत ही आसान टॉपिक है। ये मैंने आपको बताया था क्या होता है, वाई भाई वाई जेड, और ये होता है एक्स, ठीक है। 3 एक्सिस हो गई ना हमारी, वो पॉइंट हो गया, तो 0,0,0 ये पॉइंट हो गया भैया हमारा P, ठीक है, क्लियर है। क्या होता है x, y, z होता है, ठीक है। अब देखो ये जो लाइन दिख रही है ना OP, तो ये ना x एक्सिस के साथ ना कुछ एंगल बना रहा है, यहाँ पे क्या बना रहा है, कुछ एंगल बना रहा होगा, तो इसको कहते हैं अल्फा। ये y एक्सिस के साथ ये वाली लाइन जो है ये कुछ एंगल बना रही है, जिसके साथ उसको हम कहते हैं बीटा। और ये वाली जो लाइन है ना z एक्सिस के साथ भी कुछ ना कुछ एंगल बना रही है, तो उसको हम कह देते हैं गामा। इस एंगल को नाम दे दिया हमने गामा। तो ये जो एंगल्स बन रहे हैं इसी को हम कहते हैं कोसाइंस। ये कोई एंगल जो है कॉस में बनता है, इसलिए हमने इसको नाम दे दिया कोसाइंस। देखो क्या नाम दिया, कोसाइंस। अच्छा बताओ इसकी डायरेक्शन कैसी होती है, ओपी की यही होती है ना, एक्स आई कैप, मतलब कि स्टैंडर्ड फॉर्म तो यही होती है ना, वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये वही क्लियर है वही। तो ये जो आपको दिख रहे हैं ना एक्स वाई जेड, इनको कहते हैं हम डायरेक्शन रेशियो। क्या कहते हैं, डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो देखो नाम से डायरेक्शन रेशियो, वाह क्या नाम है ना। डायरेक्शन रेशियो को हम डिनोट कैसे करते हैं भाई, ए बी और सी से डिनोट करते हैं, ठीक है। मुझे बोले भाई इसका पता डायरेक्शन, तो उसको ऐसे थोड़ी लिखेंगे कि एक्स हो गया डायरेक्शन रेशियो, हम ये तो बोलेंगे इसका नाम भी तो होगा कुछ,
तो डायरेक्शन रेशियो किससे नोट करते हैं हम, ए बी और सी से। तो ए का मतलब नॉर्मली ये जो वैल्यू है इसी को बोलते हैं भाई एक्स, ठीक है। ये जो y है ये क्या होता है, ये भी डायरेक्शन रेशियो ही कहलाएगा, उसको हम b से नोट कर देते हैं। डायरेक्शन रेशियो की बात है भाई तो इसको बोलेंगे ना डायरेक्शन में, अच्छा b की वैल्यू होती है डायरेक्शन रेशियो में ये y, ठीक है। तो ऐसे ये भी क्या होगा, डायरेक्शन रेशियो होगा z। अभी समझाएंगे, टेंशन मतलब क्वेश्चन के साथ भी बताऊंगा, मैं पूरा क्लियरिटी दूंगा, आपको टेंशन मत लिया करो, ठीक है। डायरेक्शन कोसाइन ये क्या होता है, ये क्या बला, किस बला का नाम है, ये भी देखो बताते हैं किस बला का नाम है। देखो जैसे इसमें ABC नाम देते हैं, इसमें भी 3 नाम होते हैं, क्या होते हैं, L M और N, ठीक है। तो L निकालने का फॉर्मूला क्या होता है भाई, A अपॉन में OP का वेक्टर, ठीक है। A अपॉन में OP वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मतलब कि इसका मैग्नीट्यूड सिंपल सी बात है भाई, A क्या होगा जो डायरेक्शन रेशियो आएगा उसको मैं ऊपर रख दूंगा, अपॉन में क्या होगा OP वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सिंपल सी बात है। M क्या होगा, B जो डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे ना B वो सेम टू सेम आ जाएगा, और नीचे क्या जाएगा OP वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये जो वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड निकालेंगे वो आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ऐसे यहाँ पे क्या हुआ C आ जाएगा, और यहाँ पे क्या जाएगा OP वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो ये डायरेक्शन कोसाइन आ जाएगा। अच्छा कभी कभी ना मैं एंगल दिए रहेंगे, बोलेगा एंगल दिया तो अब बताओ डायरेक्शन कोसाइन, तो इनको ना एंगल में भी लिख सकते हैं, जैसे कि देखो L को ना हम कॉस अल्फा भी लिख सकते हैं, और M को हम लिख सकते हैं कॉस बीटा, और N को लिख सकते हैं हम कॉस गामा मारेगा देखी होगी मूवी आप लोगों ने आंसू। तो देखो LMN कॉस अल्फा को, मतलब अगर आपको कभी एंगल दिया हो तो आप इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देना, और एंगल ना दे रखे हो नॉर्मल इस टाइप के क्वेश्चन दे रखे हो तो आपको यही फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो कुछ फॉर्मूले हैं स्पेशल टाइप के, ये भी फॉर्मूला, ठीक है। हैशटैग लगा देते हैं, ज़्यादा अच्छा रहता है ना। और आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात बता दें भाई, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर की वैल्यू भैया होती है 1, जो कि काम आएगी आगे जाके ज़िंदगी में हमारे, ठीक है। क्लियर है ये चीज़, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अभी क्वेश्चन के साथ आएगी तब दिक्कत आएगी, हम बताएंगे दिक्कत, वो भी टेंशन को ले रहे हो। देखो जैसे मैं आपको दे रहा हूँ क्वेश्चन, अब दिया मैंने आपको एक क्वेश्चन, भयंकर क्वेश्चन देता हूँ, भयंकर एक क्वेश्चन दिया मैंने आपको ये वाला, ठीक है। देखो 2i कैप माइनस का 3j कैप प्लस का 4k, ठीक है। अब बोला भैया इसका मुझे तो डायरेक्शन रेशियो भी निकाल दे, ठीक है। मैं आपको बोलता हूँ यहाँ से कि मुझे ना इसका डायरेक्शन रेशियो भी फाइंड करना है और डायरेक्शन कोसाइन भी फाइंड करना है। अब बताओ जरा क्वेश्चन, देखो ये मेरे पास एक वेक्टर दिया हुआ है, सिंपल सी बात आपको पता है, मुझे क्या बोले इसमें डायरेक्शन रेशियो बताओ और डायरेक्शन कोसाइन बताओ। तो बहुत ही इजी टॉपिक हो यार, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। करना क्या है, डायरेक्शन रेशियो क्या होता है भाई, ये जो बगल में जो नंबर है ना, ये जो बगल में जो नंबर यही होते हैं हमारे डायरेक्शन रेशियो। सिंपल सी बात है, तो मैं ऐसे लिख दूंगा A की वैल्यू कितनी हो गई 2 हो गई, B की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे माइनस का 3 हो गई, और C की वैल्यू कितनी हो गई 4 हो गई। क्लियर हो गई। इनको हम A B कोई डायरेक्शन रेशियो के अंदर क्या डिनोट करते हैं, हम ABC से डिनोट करेंगे। क्या करेंगे, डायरेक्शन रेशियो, शॉर्ट फॉर्म में DR लिख दे रहा हूँ, ठीक है। डायरेक्शन रेशियो में क्या करते हैं हम ABC से डिनोट करते हैं। अदरवाइज देखो ये तो आप मानोगे कि यार ये तो X होता है, ये तो Y होता है, तो Z होता है, आपने तो ये बताया था। तो डायरेक्शन रेशियो के अंदर हम इसको हम ABC नाम दे देंगे, बस नाम में फर्क हो जाता है लेटर्स में, बाकी काम तो वही, वैल्यू तो वही रहेगी, बस नाम हमने दे दिया कि ABC, अलग पहचानने के लिए कि डायरेक्शन रेशियो हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा मुझे अगर डायरेक्शन कोसाइन निकाल यानी कि DC डायरेक्शन कोसाइन, तो फॉर्मूला क्या होगा भाई, देखो L निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा आपको, A दिया रहेगा और नीचे इसका मैग्नीट्यूड OP वेक्टर का मैग्नीट्यूड। कैसे निकालोगे, देखो A कितना दिया हुआ 2 दिया है, सिंपल सी बात है, और इसका मैग्नीट्यूड निकाल दोगे। मैग्नीट्यूड तो बहुत ही सिंपल होता है, कैसे निकालोगे आप, 2 स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर अंडर रूट कर दोगे, तो क्या आ जाएगा भाई। तो L की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 2 अपॉन में 4, ये हो जाएगा आपका 9, यानी कि हो जाएगा 13 प्लस 16 कितना हो जाएगा भाई, 16 9 25 4 29, पक्का यही होगा 16 और 9 तो 25 4 29 29 आ जाएगा रूट में, ठीक है। तो ये आ गया आपका भाई डायरेक्शन कोसाइन, पहले का डायरेक्शन कोसाइन तो ये आ गया। दूसरे वाले का डायरेक्शन कोसाइन सिंपल से यही फॉर्मूला लगता है, कोई दिक्कत तो है नहीं। OP वेक्टर का मैग्नीट्यूड है ना, यही तो होगा, N वाले में भी यही होगा, बस C आ जाएगा यहाँ पे और OP वेक्टर का मैग्नीट्यूड रहेगा, ठीक है। तो B की वैल्यू क्या दे रखी थी -3, और OP वेक्टर मैग्नीट्यूड तो देखो यहाँ वही आएगा सॉल्व करके, √29 ही आएगा, कोई यहाँ भी वही था, सिंपल सी बात है, और यहाँ भी वही आएगा 29 ही आएगा सॉल्व करके। C की वैल्यू क्या थी, बस 4, ठीक है। तो निकाल दिया मैंने, क्या बोला, एक क्वेश्चन दिया हुआ था, बोला था इसका डायरेक्शन रेशियो बताओ, अरे कहाँ गया,
ये क्वेश्चन दिया था, बोला था डायरेक्शन रेशियो बताओ, डायरेक्शन कोसाइन बताओ। बहुत ही सिंपल था। क्या किया, डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, इनके जो बगल में नंबर दिया ना आई जे के बगल में, यही तो होता है हमारा डायरेक्शन रेशियो। तो इनको बस नाम दे दिया गया ए बी सी। ए क्या हो जाएगा 2, ठीक है, बी क्या हो गया -3, सी क्या हो गया 4। क्लियर है, कोई दिक्कत। डायरेक्शन कोसाइन निकालते हैं, क्या होता है डायरेक्शन कोसाइन का फॉर्मूला, एल एम एन, मतलब कि इसके नाम दिए गए एल, जैसे यहाँ इसका नाम दिया गया ना ए बी सी, 3 निकलते हैं, डायरेक्शन रेशियो 3 निकलते हैं। तो ऐसे ही डायरेक्शन कोसाइन भी 3 निकलते हैं, एल एम एन, ठीक है। तो एल के लिए क्या होता है फॉर्मूला, ए अपॉन में इस जो भी वेक्टर दिया है उसका मैग्नीट्यूड, एम के लिए क्या होगा बी की वैल्यू अपॉन में वही वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और एन का क्या होगा भाई सी और अपॉन में वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो वही लगा है बस, वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो आपको पता ही कैसे निकालते हैं, और ए बी सी की बस वैल्यू रख दी, आंसर आ गया। कोई दिक्कत है तो भाई अभी सॉल्व करते हैं, टेंशन मत लो। अब थोड़ा मैं क्वेश्चन को समझ रहा, थोड़ा क्वेश्चन को मैं ट्रिक कर रहा हूँ, थोड़ा मतलब और लेवल अप कर रहा हूँ, एक लेवल और ऊपर कर रहा हूँ। देखो क्या, अब ना मैंने भाई क्या करता हूँ पता है, इसके अंदर मैं ना 2 पॉइंट दे देता हूँ आपको। एक मैंने दे दिया A.1,3,2, ठीक है, और मैंने आपको एक पॉइंट दे दिया यहाँ पे 0,0,3, ठीक है, पॉइंट दे दिया। अब ना मैं आपको इसमें जितना भी मैंने आपको पढ़ाया ना सारे क्वेश्चन में इसमें भर दे रहा हूँ। मतलब कि मेरे को क्या भर दे रहा हूँ कि मुझे ना भाई, मुझे तो तू ए बी वैक्टर भी बताएगा, ठीक है, मुझे ना तू यहाँ से ए बी वैक्टर का मैग्नीट्यूड भी बताएगा, ठीक है, तू ना मुझे भाई यहाँ से डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी वैक्टर भी बताएगा यहाँ से तू, ठीक है, तू मुझे भाई यहाँ से डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए बी वैक्टर भी बताएगा, ठीक है, यानी कि सबका बताएगा, डायरेक्शन रेशियो भी बताएगा, डायरेक्शन कोसाइन बताएगा, ए बी वेक्टर भी बताएगा और ए बी मैग्नीट्यूड भी बताएगा। देखो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सरल भाषा में मैं आपको बताऊं, बहुत ही सरल शब्द, कितनी शुद्ध हिंदी सरल भाषा का उपयोग है। मतलब क्या, देखो ए बी वेक्टर के लिए तो बच्चे को पता है भाई, 2 पॉइंट दे रखे हैं, तो 2 पॉइंट के लिए क्या होता है फॉर्मूला, 2 पॉइंट के लिए अगर मुझे वेक्टर निकालना है तो क्या होगा फॉर्मूला, सिंपल सी बात है, x2 - x1, तो 0 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा -1, तो -1 आई कैप, 0 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा -3, तो -3 जे कैप, और 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा भैया 1 बचेगा, तो 1 के कैप। तो ए बी वैक्टर तो मैंने निकाल दिया। अब मुझे अगर मैग्नीट्यूड पूछा जाए ए बी वैक्टर का तो बहुत ही सिंपल है भाई, क्या होगा -1 का स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड बोला जाए तो क्या होगा -1 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो क्या होगा भैया, तो मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा इसका। तो देखो भाई मैंने यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकाल लिया, कैसे निकाला था देखो, -1 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, सॉल्व किया, ऐड किया सबको, तो √10 आ गया, तो आपको आ ही जाता नॉर्मली, ठीक है। अगर मुझे इसका डायरेक्शन रेशियो पता करने हो तो क्या होंगे, सिंपल सी बात है, ये तो ये मेरे वेक्टर को मैंने यहाँ पे लिख दिया, अब इसके डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे, सिंपल सी बात है, ए हो जाएगा -1, ठीक है, बी हो जाएगा -3 और सी क्या हो जाएगा 1, तो ये होगा इसके डायरेक्शन रेशियो, सिंपल सी बात है। अगर मुझे डायरेक्शन कोसाइन निकालने हो तो क्या करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, ए अपॉन में क्या करना पड़ेगा, इसका मैग्नीट्यूड तो हम निकाल ही चुके हैं √10, यही तो ए बी का भाई, ए बी का मैग्नीट्यूड यही तो है √10, तो इसको इससे डिवाइड कर देंगे। तो अगर मुझे तो यही तो होता है, एल ही तो होता है भाई, डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, एल एम एन, एल क्या होता है ए अपॉन में मैग्नीट्यूड, तो ए कितना आया -1 अपॉन में √10, ये हो गया भाई इसका डायरेक्शन कोसाइन। एम का क्या हो डायरेक्शन कोसाइन, बी अपॉन में मैग्नीट्यूड, तो -3 अपॉन में √10। एन का क्या होगा भाई, एन का क्या होगा सी अपॉन में मैग्नीट्यूड, तो सी कितना आएगा यहाँ पे 1 अपॉन में √10, तो ये इसके डायरेक्शन कोसाइन आ गई। तो आपको आगे अगर कोई भी डाउट्स आते हैं इसके अलावा तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना। तो फर्स्ट जो लेक्चर था वेक्टर अलजेब्रा का, आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया हो। उसमें आप एक्सरसाइज 10.1 एक्सरसाइज 10.2 के भी कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं, बट अभी आप चलो ट्राई कर लेना उसको, क्योंकि मैं अगली वीडियो में तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन तो करवाऊंगा, एग्जाम्पल भी कराऊंगा और प्रीवाइज क्यू भी कराऊंगा। तो चैनल पर नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, इस वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।